हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा अभी चल रही है और जिसका एग्ज़ाम अभी लगभग 10 दिन बाकी है। तो उस सिलसिले में ये हमारा मैथ्स का स्पेशल प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हम 1 से लेके आज यानी 11 जून तक के बीच 11-12 जून तक के बीच जो भी क्वेश्चन आप पूछे गए हैं मैथ्स में सभी शिफ्टों में, उनका सबका निचोड़ लेके हाजिर हुए हैं। तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, जिन पे हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे कि आखिर पैटर्न मैथ्स का आ कैसा रहा और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो सभी चीज़ें विद डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका आने वाले शिफ्टों पे एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच वलय का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये कि दो संकेंद्रित वृत्त हैं जिनके बीच के एक वलय है जिसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले फिगर आउट करोगे और वहाँ से चीज़ों को बता पाओगे। संकेंद्रित वृत्त होता कैसा है, यहाँ बना देता हूँ। मान लो ये वृत्त है आपका, ठीक है, और इसके बाहर एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, और दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। क्या है? सकेंद्रित, यानी एक जैसा केंद्र है, ठीक है, दोनों वृत्त के लिए। तो इनका क्या दिया हुआ है आपका? परिधि दी हुई है दोनों वृत्तों की, अंदर वाले की भी और बाहर वाले की भी, ठीक है, केवल परिधि दी है। और इसके बीच वलय का क्षेत्रफल, तो वलय क्या हो जाएगा? तो दोनों बीच वृत्त के बीच जो खाली स्थान आपका इस तरह से ये दिख रहा ना, एक तरह से छल्ले की तरह, यही वाला बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो बीच के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप छोटे वाले वृत्त और बड़े वाले वृत्त यानी दोनों वृत्तों का क्या करोगे? क्षेत्रफल निकालोगे, और क्षेत्रफल को निकाल के बड़े वृत्त से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे। तो बीच का जो एरिया है ना वलय, इसका आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके लिए बड़े और छोटे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के घटाना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसके लिए अपने को आर चाहिए, बट आर क्वेश्चन में दिया नहीं है, परिधि दिया है। तो परिधि से हम आर निकालेंगे। पहले क्या है? परिधि 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि होती क्या है? 2 पाई आर होती है। जो एक छोटे वाले वृत्त की परिधि कितनी? 44 है। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, ठीक है, स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखा जाए तो आर बराबर करने के लिए आपको पक्षांतर कर देता हूँ इधर। तो 44 तो ये लिखा था, और साथ में आपका ये 2 जो है नीचे आएगा तो बटे 2 हो जाएगा। और पाई का मतलब होता है 22/7। अब 22/7 तो इधर रहेगा। अब पक्षांतर अगर कर देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 क्या आ जाता? नीचे आ जाता। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 नीचे का, और ये 44 से 44 कट जाएगा और बचेगा 7। तो आर बराबर क्या आया आपका? 7 आया। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 आ गई। इसी तरह से 2 पाई आर रख के अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालोगे। तो बड़े वाले वृत्त की जब त्रिज्या निकालोगे ना, तो ये कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। अब ये चीज़ आपको खुद से रख के निकालना है, ये प्रैक्टिस खुद से करना है। 2 पाई आर बराबर 132 रखोगे और आर यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो आपका इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई? 21 आ गई है, छोटे वाले की 7 है। अब क्या करना है? अब करना ये है कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल के, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े से छोटे को घटा देना है, ठीक है। तो अगर मैं बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं, तो या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूं दोनों को एक साथ रख के। देखो, दोनों को अगर एक साथ रखूंगा तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई, इधर लिख देता हूँ, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी बड़े से छोटे वृत्त को क्षेत्रफल को घटा देना है। तो पाई जो दोनों तरह क्या है? कॉमन है। तो पाई को मैं बाहर भी ले सकता हूँ। तो पाई आपका अगर बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या अंदर? कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बचेगा। अब आर की वैल्यू पुट कर दो। तो कैपिटल आर क्या है? अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा मिटा के लिखेंगे। इतना आप नोट कर लो, ठीक है। तो पाई हमने कॉमन ले लिया है और कोष्टक में है कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है? 21 और 7 है, ठीक है। तो अब मिटा रहा हूँ। तो मैंने क्या निकाला? पाई कॉमन ले लिया था, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर से वलय निकालना था, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7 हो जाएगी। कैपिटल आर क्या था? 21 था। तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441 लिख सकते हो, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 7 सी यानी 49 हो जाएगा,
जब स्क्वायर करोगे। तो 441 में जब 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 392। क्या बचेगा, 22/7 तो यहाँ है ही, और गुणे में 441 माइनस 49 करोगे तो 392 बचेगा। अब 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पना 35, 7 छंग 42, 56 गुणे 22 बचा। और 56 गुणे 22 जब करोगे ना तो आपका क्या आएगा, आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 गुणे 22। और यही आपका जो आपका सकेंद्रित इस तरह से वृत्त बनाया था तो इसके वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, परिधि से दोनों का आर निकाल लेना है, आर निकाल के दोनों का क्षेत्रफल निकाल के बड़े छोटे वृत्त का, और बड़े से छोटा घटा दोगे तो बीच का वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन अगर समझ ना आया हो तो आप रिवाइज करके जरूर देखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राधा ने गीता से 60% अधिक धन निवेश किया और सीता ने गीता से 20% अधिक धन निवेश किया। यदि निवेशित समयावधि जो है समय है, राधा गीता और सीता का अनुपात 2:4:3 है और गीता एवं सीता के लाभ का हिस्सों का योगफल 85-50 है, तो राधा का लाभ का हिस्सा बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करेंगे, इन चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास राधा गीता और सीता का क्या दिया है, समय का अनुपात, समय अवधि यानी समय का अनुपात ये दिया है। तो पहले तो अपन लाभ का अनुपात निकाल लेंगे, और लाभ नहीं, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट क्या दिया है, यहाँ पे कुछ रिलेशन बताया है। पहली लाइन से जब अपन पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा क्या है कि राधा ने गीता से 60% अधिक धन निवेश किया और सीता ने गीता से, दोनों जगह गीता से लिखा है, यानी गीता को हम माना मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना मैं मान लेता हूँ कि गीता ने कितना निवेश किया होगा, गीता ने लेट सपोज निवेश किया होगा कितना, 100 निवेश किया होगा इकाई के रूप में, कितना, 100। गीता ही क्यों लिया, क्योंकि दोनों जगह गीता से की बात कर रहा। अब जैसे ही गीता लिया तो राधा को पकड़ लो। राधा के बारे में क्या बताया गया है, राधा के बारे में बताया गया है कि राधा जो है गीता से 60% अधिक, अगर गीता 100 है तो राधा क्या हो जाएगी, 60% अधिक 160 इकाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सीता को पकड़ लेता हूँ। सीता क्या कह रही है कि सीता जो है गीता से 20% अधिक, तो सीता क्या हो जाएगी, 20% अधिक। जब आपकी गीता कितनी है, 100 है, तो सीता यानी 20% अधिक 120 हो जाएगी। ये इनका निवेश का रेशियो आ गया। अब निवेश के रेशियो को और छोटा कर सकते हो, 0 0 0, तीनों जीरो से जीरो काट दो, रेशियो बना रहे हैं तो काट सकते हैं। फिर और कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये वाला कटेगा 2 से 2 अट्ठे 16, और ये कटेगा 2 छक्का 12, यानी 5 8 6 गीता राधा और सीता का क्या आ गया, रेशियो निवेश का। और इसके अलावा आपके पास रेशियो किसका दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है समय का। अब आपको यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा। स्पेशल कॉन्सेप्ट ये है कि लाभ निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता क्या है, इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, टाइम फॉर समय। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। अब तीनों का आपको इन्वेस्टमेंट बताना है, इधर लिख देता हूँ। तीनों का इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो तीनों का मैं अगर इन्वेस्टमेंट के अनुपात की बात करूँ तो 5 8 और 6 है, किसका, गीता राधा और सीता का क्या है इन्वेस्टमेंट, 5 8 और 6, इस रेशियो में है किसका, इनका इन्वेस्टमेंट, गीता राधा और सीता। अब इसके अलावा समय क्या दिया है, तो समय दिया है 2 4 3, लेकिन जैसे मैंने गीता राधा सीता लिया है तो गीता का लोगे पहले, तो गीता बीच में है तो गीता का पहले 4 रख दो, समय टाइम, ठीक है, फिर रेशियो लगा दो। फिर उसके बाद किसका रख दो आप, राधा का, राधा का मैंने इन्वेस्टमेंट रखा है तो राधा का टाइम होगा, तो राधा का शुरू में टाइम है 2 आ जाएगा, फिर रेशियो लगा दो। फिर किसका है, तो फिर है सीता का लास्ट में, और सीता का 3 है, तो सीता का मैंने 3 क्या लिख दिया, टाइम, ये टी फॉर टाइम हो गया। ठीक है, जगह कम है, थोड़ा मैनेज करना। अब दोनों का क्या हो गया, आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम पता चल गया। प्रॉफिट बराबर मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, तो तीनों का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट को गुणा करके क्या कर सकते हो, प्रॉफिट का रेशियो पता कर सकते हो। 5 गुणे 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, 20 हो जाएगा। तो पहले वाले का रेशियो क्या मिला, 20 मिल गया। 8 गुणे 2 करोगे 16 मिल जाएगा, दूसरे वाले का जो भी है। दूसरे नंबर पे राधा है, तीसरे नंबर पे छतरी का 18, 18 किसका मिल जाएगा। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, जगह कम है, तो 20 16 18 क्या हो जाएगा, गीता राधा और सीता का प्रॉफिट यानी लाभ का रेशियो। अब 20 16 18 आपको ये वैल्यू याद रखना है क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो 20 16 18 क्या है, गीता राधा और सीता का, गीता राधा सीता क्रम जरूर याद रखना। गीता राधा सीता का 20 16 18 क्या है, लाभ का रेशियो।
ठीक है, मिटा रहा हूँ। तो 20, 16, 18। गीता, राधा और सीता का क्या निकाले? G फॉर गीता, R फॉर राधा और S फॉर सीता। इनका लाभ का हमने क्या निकाल लिया? रेशियो निकाल लिया है। अब क्या करना है? अब बोला है आपके पास क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि गीता और सीता के लाभ का हिस्सों का योगफल 50-50 है। तो गीता और सीता हैं कौन? तो शुरू में गीता है, लास्ट में सीता है। तो 20 + 18 जोड़ दोगे तो इनके हिस्सों का योगफल कितना है? 50-50 है। तो 20 और 18 जोड़ोगे तो कितना होगा? 20, 10, 30, 8, 38। तो 38 और इसको x के रिस्पेक्ट मान लो, ठीक है। तो 38x बराबर, सबको अगर x लगा लोगे तो 20x, 16x और 18x हो जाएगा। तो इनका लाभ का दोनों का रेशियो कितना है? योगफल 50-50 है। तो बराबर 50-50 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब x की यहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50-50 बचे 38। तो 38 को इधर लाओगे, पक्षांतर कर दोगे, ठीक है, 38, ठीक है। अब 38 से इसको भाग दो या फिर छोटा छोटा करके भाग दे दो। 19 से भी भाग दे सकते हो। तो 19 दूना क्या होगा? 38। ऊपर दोगे तो 19 चौको 76, बचा कितना? 4, 9, 5, 19, 9 बच गया, यानी 95 हो गया। 19 बचे 95 और 0, फिर 2 से चला जाएगा। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 225। तो x की वैल्यू आ क्या गई? 225। अब कुछ भी बता सकते हो आप, पूछा क्या है? x की वैल्यू जैसे 225 आई ना, तो राधा का हिस्सा पूछा है। राधा है क्या? तो राधा 16 रेशियो है राधा का। तो 225 × 16 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब 225 × 16 करोगे तो आएगा कितना? तो 225 × जब 16 आप करोगे ना तो 3600 आएगा। तो 3600 किसका हिस्सा हो जाएगा? राधा का हिस्सा हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 225 × 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चादर का अंकित मूल्य 750 रुपये था। एक व्यक्ति ने चादर को 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 560 रुपये में खरीदा, जिनमें से पहली छूट 16% थी, तो दूसरी छूट कितनी होगी? क्वेश्चन को अब थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे बढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले आपका अंकित मूल्य कितना है? 750 है। 750 में पहली वाली आप छूट दे दो, ठीक है। तो 750 में अगर आप क्या करो, 16% अगर निकाल लो 750 का, 16/100, तो पहली छूट कितनी आ जाएगी? 750 का 16% होता कितना है? तो 120 होता है। कटे पीटे काटना प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। कितना होता है? 120 होता है। यानी कि पहली छूट जो दे दी 120, यानी 750 में अगर 120 आप घटा दोगे ना तो आपके पास जो बचेगी अगली छूट के लिए वैल्यू बच जाएगी। तो 750 में जब 120 आप घटाओगे तो बचेगा कितना? 750 - 120 घटा दिए तो बचा कितना? 630। यानी अब जो अगला वाला x% यानी दूसरी छूट दी जाएगी ना, वो 630 पर दी जाएगी। तो देखो, जब दूसरी छूट दे देते हैं उसके बाद आता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है कितना? 560 है। कितना है? 560। यानी कि अगली वाली जो छूट होगी ना, अगर उसको 630 में से 560 घटा दें, वही अगली छूट हो जाएगी। तो अगर मैं इस 630 में 560 को घटा देता हूँ तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 70। कितना आएगा? 70। यानी कि अगली वाली जो छूट है, पहली वाली छूट 16% अपन ने 120 निकाल दी, अगली वाली जो छूट है ना वो 70 है। कितनी है? 70 है। लेकिन ये छूट दी किस में जा रही है? तो ये छूट आपकी दी जा रही है 630 में, क्योंकि एक 16% निकाल दिया तो बचा कितना? 630 ही बचा है। तो 630 में 70% क्या, 70 रुपये छूट दी जा रही है। अब इसको परसेंट बदल लो। परसेंट बदलने के लिए क्या करो? 630, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ। 630 का x% बराबर 70, इस तरह से करोगे। 630 का x% बोले तो x/100 बराबर कितना? 70। तो x की वैल्यू निकाल लो। तो x की जब वैल्यू निकालोगे तो ये 70 जो है गुणे 100 है, इधर चला जाएगा, बटे 100 है तो गुणे 100 यहाँ से हट जाएगा, पक्षांतर हो गया, और 630 आपका नीचे चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 630 आपका नीचे चला जाएगा, यहाँ जगह कम है 630, ये 630 लिखा है। अब ये 0 से 0 कटा और ये 7 एकम 7, 7 नहीं है 63, यानी 100/9 आया। अब 100/9 को आप क्या लिख सकते हो? 100/9 को लिख सकते हो 11 सही 1/9। ये ऑप्शन गलत है, 11 सही 1/9, ठीक है। 11 9 99 100/9%। तो 100/9% आपकी दूसरी छूट आ जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना था। आप एक बार इसको रिवाइज करके देखना तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि एक बैग में कुछ फल हैं, कुछ सेब हैं और अन्य केले हैं। केलों की संख्या 5 है। यदि बैग से एक सेब निकालने की प्रायिकता केलों को निकालने की प्रायिकता से दुगनी है तो बैग में फलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है।
कह रहा है कि कुछ सेव और कुछ क्या है, केले हैं एक बैग में, 2 प्रकार के फल हैं, जिनमें से केले कितने हैं, केले आपके पास टोटल 5 हैं। और प्रायिकता के बारे में एक चीज़ इसने बोला है कि केले की जो बैग में एक सेव निकालने की प्रायिकता केले से दुगनी है, केले से क्या है, दुगनी है। अगर मैं प्रायिकता की बात करूँ तो अगर केले की मैं बात करूँ, आप एक केला निकालोगे तो सेव कितना निकलेगा, सेव निकलेगा 2। अब सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पे पूछा क्या है, कुल फलों की संख्या। तो आपके पास केला तो दिया हुआ है 5 है। अब केला अगर 5 है तो केला से दुगना रेशियो किसका बन रहा है, सेव का बन रहा है, क्योंकि दोगुनी प्रायिकता की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली सेव कितना होगा, सेव दोगुना यानी 5 का दोगुना 10 होता है, तो सेव 10 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, कुल फलों की संख्या, तो 10 तो सेव हो गए और 5 केला, तो 10 5 15 आपका टोटल कुल फल हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना था, रेशियो दिया है। अल्टीमेटली ये रेशियो का क्वेश्चन बन जाता है कि सेव और केलों का अनुपात क्या है, 1:2 है, और 5 आपके पास केले हैं, ठीक है, केले और सेव का, तो 5 अगर केले हैं तो 5 दूनी 10 क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी देखेंगे। यदि ए और बी, ए बी नहीं है, ये अल्फ़ा और बीटा है। क्या है, अल्फ़ा और बीटा जो है क्या है, समीकरण एक दिया हुआ है जिसके मूल हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, देखो यहाँ पे गलत लिखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। अब आपके पास अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि यदि अल्फ़ा और बीटा के समीकरण जो है 3x² माइनस 11x प्लस 6 के मूल है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से करेंगे। आपको एक चीज़ पता है, आपको पता क्या है, अल्फ़ा धन बीटा मूलों का योगफल अल्फ़ा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। और मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा डॉट बीटा, और अल्फ़ा डॉट बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपान ए। लेकिन ए बी सी हैं क्या, तो ए बी सी ये 3x² माइनस 11x प्लस 6 से निकलेंगे, जिसमें से ए क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ए आपने पढ़ा होगा ना, इसका जो स्पेशल आपका जो फॉर्मेट होता है, ये होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो a बराबर 3 है, b बराबर क्या है, माइनस का 11 दिया हुआ है, और c बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। अभी चीज़ें कर क्यों रहे हैं अभी बताता हूँ आपको। निकालना क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का बन जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो क्या जाएगा, रुको, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा लिख देता हूँ, बीटा स्क्वायर फिर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इतने से आपका आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अपने पास वैल्यू ही नहीं लिखी हुई है। तो आपको एक दूसरा तरीका अपनाना है, वो ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो दी हुई है, तो क्यों ना मैं अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर से जो वैल्यू आई है ना, एक इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना लूँ। और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया है, लेकिन प्लस 2ab है नहीं, तो प्लस 2ab यानी प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मैंने अपने से जोड़ लिया। अगर ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जुड़ा तो एक माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। ऐसे ही एक्स्ट्रा थोड़ी ना कुछ जोड़ देंगे, तो ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी लिखना पड़ेगा, दोनों कट के वापस से वही वैल्यू दी जाएगा। अब एक चीज़ देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये तीनों मिलके बन जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देंगे। और साथ में बचा क्या, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ से और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ से, यानी माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा बच गया। अब आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपान है। तो माइनस बी अपान ए की वैल्यू मैंने ए बी सी यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, तो पुट कर दो वैल्यू। तो ये माइनस बी की वैल्यू क्या है, 11 है, ठीक है। तो माइनस बी अपान ए यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 बटे ए की वैल्यू 3 है, 3 आ जाएगा, 11 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से सी अपान ए, सी कितना है, 6 है, ए कितना है, 3 है, तो 6 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 11 बटे 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 11 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ, आपका यहाँ पे जगह नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 11 बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये कट भी जाएगा, 6 बटे 3, 3 दूनी 6 यानी 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 11 बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस 8। अब यहाँ मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है, 11 बटे 3 यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है
11/3 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से 8 आएगा, क्योंकि अपन अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू 2 निकाले हैं और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो मिटा रहा हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 11/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 8, तो 11 हम 121 हो जाता है, 3 त्रिकाएँ 9 माइनस 8 बराबर करोगे 9 8 72, 72 में 121 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 72 में जब 121 आपका चला जाएगा तो 49 बचेगा, यानी 49/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसको थोड़ा रिवाइज करके आप क्वेश्चन को देखना, क्योंकि जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद वैल्यू तो आपको खुद से करनी है, ठीक है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस तो आपका होगा ही, प्रैक्टिस वैसे। नेक्स्ट है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को अपराह्न 12 बजे खोला जाता है तो ठीक अपराह्न 8 बजे टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए नल बी को किस समय बंद किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो नल हैं और एक टंकी आपको भरना है। पहला वाला जो नल है वो 12 घंटे में टंकी को अकेला भर सकता है और दूसरा वाला 15 घंटे में टंकी को अकेला भर सकता है। अब आगे कह रहा है कि यदि दोनों नलों को 12 बजे दोपहर खोल देते हैं और ठीक 8 बजे रात को बंद कर देते हैं तो टंकी को पूरा भरने में नल बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए आप पहले टोटल वर्क निकाल लो, और टोटल वर्क दोनों का एलसीएम हो जाएगा समय का। तो 12-15 का एलसीएम क्या आएगा, पहले तो आप ये बताओ। तो 12-15 का एलसीएम होता है 60, यानी टोटल वर्क कितना है, TWA लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका 60 यूनिट है, 12-15 का एलसीएम। अब यहाँ से आप इफ़िशेंसी निकाल सकते हो, कार्य क्षमता एक की, तो एक की क्या होगी, तो इफ़िशेंसी हमेशा टोटल वर्क से उसके समय को डिवाइड करते हैं, यानी 60/12 करोगे तो 5 आएगी एक की इफ़िशेंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। यहाँ पे दिन नहीं घंटे है, तो 1 घंटे में 5 यूनिट ये काम करेगा। इसी तरह बी का निकालोगे, 60/15 करोगे तो 4 आएगा बी का, 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है कि 12 बजे खोला जाता है और 8 बजे टंकी को बंद कर देते हैं, लेकिन नल बी को कितने समय बाद बंद किया जाएगा। इसका मतलब ये कि नल ए जो है पूरा 8 घंटे काम करता है। तो पहले मैं नल ए को करा देता हूँ, तो 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 8 घंटे में 5 × 8 यानी 40 यूनिट। तो 40 यूनिट तो कौन काम कर गया, ए कर गया। बचा कितना, 60 में से 40 चला गया तो बचा 20। अब 20 कौन करेगा, तो 20 करेगा बी, और बी जो है एक दिन में कितना 1 घंटे में कितना करता है, 4 यूनिट। तो 20 यूनिट करने के लिए कितना समय लगाएगा, 4 × 5 = 20 होता है, यानी 20 यूनिट के लिए 5 घंटे लेगा। ये तो पूरा 8 घंटे लेगा, लेकिन ये 5 घंटे लेगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 3 घंटे कम काम करेगा। यानी कि रात को 8 बजे से 3 घंटे पहले ही बी नल को बंद करना है। रात को 8 बजे से अगर 3 घंटे पहले की बात करोगे तो 5 बजे ही बी को बंद कर देना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 3/4 से गुणा किया जाता है तो वह 48 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, मैं मान लेता हूँ माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, तो x को 3/4 से गुणा कर दो, x × 3/4 हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो वह क्या हो जाती है, 48 कम हो जाती है। यानी कि x में अगर 3/4 जोड़ेंगे तो खुद यानी x से ही अपनी ही संख्या से कितना कम हो जाती है, 48। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो इजी तरीके से। देखो आपको पता है, इसको पक्षांतर करोगे तो 4 क्या होगा, इधर पूरे में गुणा हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 48 चौको क्या होता है, तो 48 चौको होता है 192। क्या होता है, 192। 4 का ऊपर गुणा हो गया और ये आपका 3x बच गया, 3 × x। तो अब इसको पक्षांतर कर दो तो 4x में 3x चला गया तो x बचा, और ये -192 इधर आया तो प्लस में 192 हो गया, और 192 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो लिखा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर पर घंटे है और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटे है। रोहन जहाज से 21 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, यानी जाता है और वहीं पे वापस आ जाता है 21 किलोमीटर चल के। तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय, आपको पता है समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ें हैं आपकी। आपको पता है जहाज़ की चाल क्या है, तो जहाज़ की जो चाल दी है ये दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास धारा की चाल है। धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
आपको जब नाव लेके जाओगे, यहीं पे कॉन्सेप्ट है, 21 किलोमीटर जब नाव लेके जाओगे तो एक बार धारा अनुकूल होगी और एक बार जब वापस आओगे तो धारा की दिशा प्रतिकूल हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जहाज़ की जाल जब धारा की दिशा अनुकूल होती है जुड़ जाती है और जब प्रतिकूल होती है तो घट जाती है। तो अनुकूल चाल की मैं अगर बात करूँगा ना, अनुकूल में क्या होगा, 5 के साथ 2 जोड़ दोगे धारा वाली चाल को तो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जब वापस आएगी तो क्या आएगी, प्रतिकूल चाल से आएगी। किससे आएगी, प्रतिकूल से। और प्रतिकूल में घट जाएगी धारा की चाल, तो 5 में 2 घटा दोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल हो जाएगी। अनुकूल 7 किलोमीटर पर आवर और प्रतिकूल 3 किलोमीटर पर आवर। अब 21 दूनी 42 किलोमीटर, अब इनको अलग अलग निकाल लो। जाते समय क्या हो गया, 21 किलोमीटर जाएगा, लेकिन कौन सी चाल से, 7 किलोमीटर पर आवर से। तो समय के लिए 21/7 करोगे, दूरी बटे चाल, तो कितना आएगा, 3 घंटे आएगा। कितना आएगा, 3 आवर। अब यहीं पे आपका 3 आवर यहाँ हो गया। प्रतिकूल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से 21 किलोमीटर तय करेगा, यानी 21/3 करोगे, दूरी बटे चाल, तो 7 घंटे, 3 सत्ते 21, यहाँ कितना लगा, 7 घंटे। अब यहाँ 7 घंटे और यहाँ 3 घंटे, 7 3 टोटल कितने घंटे हो गया, 10 घंटे हो गया। 10 घंटे आने जाने में लगेगा, अनुकूल और प्रतिकूल चाल से अब निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में ना आया हो तो रिवाइज करके ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रायिकता से क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 पे चित्त आने की प्रायिकता। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड होता है। सिक्के में हेड और टेल होता है, तो हेड आने की प्रायिकता, यानी कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो ठीक 2 में हेड आना चाहिए। तो कम से कम 2 में हेड होना ही चाहिए 3 में से, ये कंडीशन बोला है। आपको पता है प्रायिकता बराबर होता है क्या, तो प्रायिकता बराबर आपका होता है अनुकूल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे टोटल, यानी कि टोटल बोले तो कुल परिणाम। अब टोटल तो पहले आप जान लो निकालते कैसे हैं। तो देखो भाई साहब, टोटल निकालने के लिए सिक्के का आपको पता है, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं। तो जब कभी भी टोटल निकालो तो जितने सिक्के हों उतनी ही पावर कर दो। यहाँ पे सिक्के कितने हैं, 3 हैं, तो 2 आपकी पहलू होती हैं और 2 की पावर 3 कर दोगे। अगर 2 सिक्के होते तो टोटल के लिए क्या करते, 2 की पावर 2 करते। एक सिक्का होता 2 की पावर 1 करते। 3 सिक्के, जितने सिक्के उतने ही टोटल, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो नीचे तो आपका 8 ही रहेगा, टोटल में नीचे क्या रहेगा, फॉर्मूला में 8। और ऊपर अनुकूल में क्या आएगा, इसको समझते हैं। तो ऊपर अनुकूल में लिखने के लिए यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा बेसिक तरीके से कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखो 8 कंडीशन टोटल होंगी, लेकिन इसमें से अनुकूल यानी ठीक 2 में हेड आने की जो कंडीशन कैसे पता करोगे उसको समझते हैं। पहले तो अपन 8 कंडीशन को निकाल सकते हैं। या तो तीनों सिक्कों में आपके क्या पढ़ सकते हैं, टेल 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 पढ़ सकते हैं, या फिर तीनों सिक्कों में से ये पढ़ सकते हैं, टेल हेड टेल पढ़ सकता है। फिर या तो हो सकता है टेल टेल और हेड पढ़ सकता है, 2 में टेल 1 में हेड। फिर हो सकता है टेल हेड हेड पढ़ सकते हैं, टेल हेड हेड पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद अगली जो कंडीशन, ये खुद से सोचना पड़ेगा। अगली कंडीशन हो सकता है हेड टेल और टेल पढ़ जाएं, ठीक है। अगली कंडीशन में हेड हेड या टेल पढ़ जाए। अगली कंडीशन में हो सकता है हेड टेल और हेड पढ़ जाए। और लास्ट कंडीशन में हो सकता है कि तीनों में हेड हेड और हेड पढ़े। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, समझो, कम से कम 2 में क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, यानी हेड आना चाहिए। तो 2 में देखो तो एक आपका यहाँ मिलेगा, 2 में कम से कम टेल हेड हेड में हेड है। एक आपको यहाँ मिलेगा, 2 में कम से कम हेड है। और एक आपका लास्ट वाले में 3 है, लेकिन कम से कम 2 तो है ही। तो 3 कंडीशन आपकी अनुकूल बन गई हेड आने की। तो ऊपर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। और 3/8 आपका क्या आ जाएगा, प्रायिकता आ जाएगा। और वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 3/8 आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन 10 आपके सामने ये कह रहा है कि विक्रम श्रेया को प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर उधार देता है। यदि वह धनराशि 3 वर्ष में 118% हो जाती है तो कितने समय में 136% हो जाएगी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, मैं मान लेता हूँ कि विक्रम जो है श्रेया को साधारण ब्याज पे उधार देता है। मैं मान लेता हूँ, माना जो राशि है कितनी है, राशि जो है कितनी है, अपने आप में 100% है। क्या है, 100% है, ठीक है, मूलधन जिसको आप बोलते हो। तो 3 वर्षों में धनराशि हो कितनी जाती है, तो 3 वर्षों में हो जाती है 118%। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है 118%। यानी 100 से अगर 118 हुई तो बढ़ी कितनी, आप कहोगे कि 18% क्या हो गई, बढ़ गई। 18% क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर 3 वर्षों में 18% बढ़ी है तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी, तो आप कहोगे
कि एक वर्ष में साहब 6% बढ़ी होगी, क्योंकि अगर 3 वर्ष में 18 तो एक वर्ष में कितनी 6%। और यही आपका क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6% आ गया। अब एक बात बताओ, अगर एक वर्ष में साधारण ब्याज है 6% बढ़ रहा है, तो 136% यानी 100 से 136 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे 36% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 100 से अगर 136 हो रहा है 36%। अगर एक वर्ष में 6% तो 36%, छछांगा 36, यानी 6 वर्ष में कितना बढ़ेगी, 36% बढ़ेगी। और यही 6 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में जब कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। लेकिन जब वो 45% अंक प्राप्त करता है तो वो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने होंगे ये बताना है, यानी कि पासिंग मार्क कितना है। चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। देखो, अगर 30% अंक पाता है तो वो 15 नंबर से क्या होता है, फेल हो जाता है। यानी 30% में अगर 15 नंबर और जोड़ दूं, जो भी पूर्णांक हो, तो वो पास हो जाएगा, कहने का मतलब ये। और वहीं पे अगर ये 45% पाता है, कितना पाता है, 45%, तो ये 30 अंक अधिक पा जाता है। कितने अंक अधिक पा जाता है, पासिंग मार्क से भी 30 अंक अधिक पा जाता है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा है। 30 से अगर 45 देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 15% का है। अंतर कितने का है, और इनके अंकों के बीच कितने का अंतर है, तो 45 का है। अब यहाँ पे कोई 15 मत बोल देना। क्यों मत बोल देना 15, क्योंकि 45% नहीं होगा, 45 नंबर होगा। यहीं पे समझने वाली बात है। देखो, पहले तो क्या होता था कि 30% अंक पाता था तो 15 अंकों से फेल होता था। अब ये 30 अंक क्या होता है, ज़्यादा पा जा रहा है। तो आपको 30 से 45 आने में तो 15 अंक यहाँ पहले आपको फेल वाला लेना होगा, उसके बाद 30 अंक और प्राप्त होना होगा। इसलिए इसका जो अंक है जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 30 15 45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो भी हो 15% की वैल्यू 45 दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। 15% की वैल्यू मतलब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 45 इनका डिफरेंस होगा और यहाँ से डिफरेंस 15 होगा। तो अगर 15% 45 है तो 1% निकाल सकते हो। 45/15 करोगे तो 1% 15 तिया 45, 3 अंक आएगा। अगर 1% निकाल लिए तो आप 100% भी निकाल सकते हो, 100 को गुणा करके। तो 100% यानी प्राप्तांक आ जाएगा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर 1% 3 है तो 100% 3। अब बताना क्या है, बताना है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। और उत्तीर्ण होने के लिए कोई बंदा 30% अंक पाए और साथ में 15 अंक और पाए तभी ना उत्तीर्ण होगा। तो 300 का 30% कितना होगा, तो आप बोलोगे 300 का 30% होगा 90। कितना होगा, 90। 300 का अगर 30% 90, और साथ में 15 अंक और पाना चाहिए तब उत्तीर्ण होगा। तो 90 में 15 जोड़ दोगे तो 105, यानी कि उसको पास होने के लिए 105 अंक चाहिए। कितने, 105 अंक। तो 105 इसका राइट हो सकता है, ठीक है। तो 105 अंक इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 45% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 700 रुपये कम में खरीदता और 700 रुपये कम में बेचता, तब उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सिंपल क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% का मतलब होता क्या है, तो आप कहोगे कि 25% बोले तो अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करो तो 1/4। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति है खरीदा कितने में, 4x में खरीदा और एक लाभ लिया, यानी 4x 5 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में सीखा तो 5x में क्या कर दिया, बेच दिया। अब कंडीशन ये बोल रहा है कि यदि वह 700 रुपये कम में खरीदता और 700 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो पहले लाभ कितने का होता था, तो पहले 25% का लाभ होता था। अब कितने का, 5% अधिक, यानी 25 में 5 जोड़ दोगे तो कितने का, 30% का लाभ होना चाहिए। यही ना बोल रहा है, 5% अतिरिक्त यानी 30%। अब 30% को अगर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 30/100, यानी 3/10 हो जाएगा। यानी कि अब रेशियो क्या बन गया, CPSP का 3/10 बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को बनाना शुरू करना है। कैसे, समझना। देखो, 4x CP था, क्या था CP 4x, SP क्या था शुरू का, 5x था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन को पढ़ो सब कुछ मिल जाएगा। कह रहा है कि यदि उसे 700 रुपये कम में खरीदा तो खरीदने वाली वैल्यू किसमें घटाओगे, 4x में घटाओगे। CP है कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला, यानी 4x माइनस क्या कर दोगे, 700 कर दोगे, और बटे SP कितना है, 5x है, तो 700 रुपये कम पर बेचता, यानी 5x माइनस 700 कर दोगे SP में। ऐसा करने पे
उसको क्या होता, उसको 30% का लाभ होता। ये क्वेश्चन में बोला है। तो यानी बराबर क्या कर दोगे इसके 3/10। ये आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, और वस्तु का क्रय मूल्य है क्या, तो 4x है। तो 4x की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। पक्षांतर करके पहले x निकाल लो और x से 4x निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते तो मैं बता देता हूँ। देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40x और प्लस 7000, जगह कम है लेकिन लिख देता हूँ 40x प्लस 7000, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा, इधर पक्षांतर होगा तो 5 3 15x और प्लस, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है, मिस्टेक हो रहा है, रुको। यहाँ पे ये 13/10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 13/10, क्योंकि ये CP और SP है ना, तो ये 3 का लाभ आया हुआ है। तो CP यहाँ पे 10 होगा और 3 लाभ जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि 10 13 एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 10/13 होगा। क्या होगा 10/13 समीकरण। 10/13 इसलिए होगा क्योंकि CP जो है ऐसा करने पे 700 रुपये कम में बेचने पर और 700 रुपये कम खरीदने बेचने पर 10/13 में अब बेच रहे हैं, क्योंकि ये 30% का लाभ एक्चुअल में 3/10 है। यानी 10 में खरीदा और 13 में बेचा, तो ये रेशियो 10/13 का बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना, 10/13 हो जाएगा। अब इसको मैं इतना समीकरण बना के आगे लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको आगे लिख देता हूँ मिटा के, ताकि इसको करने में आसानी हो। 4x - 700 5x - 700 बराबर 10/13, ठीक है। यानी 4x - 700 बटे 5x - 700 बराबर कितना रेशियो फिर बन गया था CP और SP का, 10/13। अब कर लो इसको पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 13 चौको 52x और माइनस 13 सतह 95 यानी 9100, और इधर ये हो जाएगा 3 गुणा 10 × 5 = 50x माइनस 7000, ठीक है। अब क्या कर दो, 50 इधर ले जाओ 50x को, तो ये 2x बचेगा, और ये 9100 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा, कितना दे जाएगा आपका 2100। यानी x की वैल्यू अब 2100 2x आ गया। निकालना क्या था 4x, CP निकालना था पहले वाला, तो 4x यानी डबल कर दो इसका, तो 4x बराबर 21 दूनी 4200, तो 4200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को बेसिक्स आपको समझना है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको रिवाइज करके भी देखना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 1500 रुपये अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है, लेकिन फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये और भी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कौन सी अप्रोच रहेगी, आइए देखते हैं। देखो दिया क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य दिया है कितना 1500, और ग्राहक को 10% की छूट देता है। तो 1500 का अगर 10% में निकाल दूँ तो बचेगा कितना, 90% बचेगा, और 90% अपने आप में क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जो भी लिखा है उसका अगर मैं 1500 का 10% निकाल दिया तो कितना बचा, 90% बचा, और 1500 का 90% होता कितना है, 2 जीरो कटे 15 नंबर 135 यानी 1350, और 1350 क्या हो जाएगा, अगर किसी चीज़ में 10% की छूट दिए तो 90% बच गया, और यही सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी है 1350 है। अब कह रहा है ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस है ना, ये अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है। मैं मानता हूँ कि अगर CP यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100% है, फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, तो ये वैल्यू जो है अपने आप में 100 + 20 यानी 120% की होगी, और यहाँ से 100% निकाल दो। कैसे निकालोगे, 1350 बटे 120 करोगे। 120 क्यों करोगे, क्योंकि आपका लाभ भी जोड़ रहे हो, तो 120% गुणे 100 कर दोगे तो CP आ जाएगा। तो 1350 बटे 120 किया तो 1% आया, गुणे 100 कर दोगे तो CP आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1350 अपने आप में 120% की वैल्यू है, 20% लाभ भी जोड़ोगे ना, तभी ना सेलिंग प्राइस दोगे। तो 0 से 0 गया, ये 4 3 12, 25 चौको 100 कट गया, 3 1 कम 3, 3 चौको 12, 3 5 15 यानी 45 × 25 आया। अब 45 × 25 कर लो, जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। खुद से गुणा करके देखना, 45 × 25 करोगे तो 1125 रुपये CP आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया, 10% अंकित मूल्य का क्या कर दिया, छूट दे दिया, यानी 1500 का 90% बचा, 10% तो पहले ही चला गया, तो 90% ही सेलिंग प्राइस होगा। छूट के बाद बेचते ही हैं, तो 1350 इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और ये सेलिंग प्राइस अपने आप में 120% के बराबर है, क्योंकि 20% लाभ भी दिया। तो 1350 बटे 120 करोगे तो 1% आएगा, गुणे 100 कर दोगे 100% CP आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 9 अंकों की संख्या ये लिखी हुई है और ये 45 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान निकालो। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक जगह x लिखा है, एक जगह y लिखा है। उन दोनों की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं और 45 से पूरी तरीके से कट जाए, तब x और y का जो अधिकतम मान होगा, बड़े से बड़ा मान, वही आपको जोड़ के बताना है। तो पहले x और y की मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, होगा क्या। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या लिखा है, 7, 5, 5, x, 36, 78 और 22। तो यहाँ पे आपको 45 से क्या है, विभाज्य है। अगर कोई संख्या 45 से विभाज्य है तो 9 गुणे 5 से भी होगी, क्योंकि 9 पना 45 होता है। तो संख्या 45 से अगर विभाज्य है तो 9 गुणे 5 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। यानी कोई संख्या जो ये लिखी है ये 5 से भी होनी चाहिए, 9 से भी होनी चाहिए। तो 22 बराबर, तो डायरेक्ट हम क्या पुट कर देंगे, 5 कर देंगे। क्यों कर देंगे पुट, क्योंकि आपको पता है किसी संख्या का इकाई अंक या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड होती है ना। अगर 5 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे तो अधिकतम मान कह रहा तो 5 ही रखेंगे, 0 तो अपन रखेंगे नहीं। तो 22 बराबर आपका 5 आसानी से पता चल गया। अब आ जाते हैं 9 पे, x के लिए। तो 9 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सभी संख्याओं का डिजिसम अगर 9 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इस रूल पे अगर आगे बढ़ोगे तो डिजिसम होता है क्या है, एक एक अंकों को जोड़ना। 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17 प्लस एक्स को पहले लास्ट में जोड़ता हूँ, पहले इसको जोड़ लेता हूँ। 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 6, 26, 7, 33, 8, 41 और 22 बराबर कितना था, 5, 41, 5, 46। यानी सबको जोड़ोगे तो 46 प्लस एक्स होगा। और संख्या जो है 9 से अगर डिवाइड करना है तो इसका डिजिसम जो अपन कर रहे हैं सबको जोड़ के डिजिसम, ये भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 46 तो 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो एक्स की जगह अगर अधिकतम मान क्या रखें, तो आपको पता है 9 पना 45, 9 छक्का 54। 54 बनाने के लिए क्या रख दूँ, 8 रख दूँ। 46 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 8 रखनी पड़ेगी। आपको पता है कि 9 से डिवाइड हो जाएगा 54, इनका डिजिसम। तो x बराबर 8 मिल गया और y बराबर 5 मिल गया, सेटिस्फाई कर गया। तो x प्लस वाई का मान ही निकालना था, तो 8 और 5 जोड़ दो तो क्या होगा, 13 होगा। और x प्लस वाई का मान 13 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को रिवाइज करके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 21 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार का औसत वर्तमान समान है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखो 4 वर्ष पहले 5 लोग हैं, कितने लोग, 5 लोग। 4 वर्ष पहले इनकी औसत कितनी है, 21 है। 5 लोग हैं तो 21 गुणे क्या करोगे, 5 करोगे। और 21 गुणे 5 क्या होता है, 105 वर्ष होता है, ठीक है, 5 सदस्यों की। अब इसके बाद बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद वर्तमान, तो वर्तमान आने के लिए क्या करोगे, 4 वर्ष क्या करोगे, जोड़ोगे। अगर वर्तमान में आना है, आप पहले थे तो पहले तो इन 5 सदस्यों की वर्तमान आय निकाल लोगे। तो 21 तो आपका औसत है वर्तमान, ठीक है, समान औसत है, यानी 21 वर्तमान में भी रखना है। और गुणे क्या कर दोगे, देखो यहाँ पे आपका एक चीज़ समझने वाली है कि अगर वर्तमान में आ रहे हो, 5 लोग हैं तो पाँचों लोगों की अगर 4 वर्ष पहले है, वर्तमान में आने के लिए +4 जोड़ोगे तब जाके आप वर्तमान में आओगे। और वर्तमान में आने के लिए हर व्यक्ति का अगर 4-4 साल बढ़ाओगे और 5 व्यक्ति हैं तो ऑटोमेटिकली कितना बढ़ जाएगा, 5 गुणे 4 यानी 20 बढ़ जाएगा। यानी 105 में अगर आप 20 जोड़ दोगे तो वर्तमान पता चल जाएगा। टोटल आयु कितनी है, 125 वर्ष है इन पाँचों की। अभी इन पाँचों की ही बात हो रही है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। देखो 4 वर्ष पहले अगर 21 गुणे 5 105 साल थी, तो वर्तमान आने के लिए 4 वर्ष सबकी आयु बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहले था और वर्तमान में 4 साल आगे आओगे तब ना वर्तमान में पहुंचोगे। और 4 साल अगर पाँचों लोगों में बढ़ाओगे तो 5 सब में 4 साल, यानी 4 साल पहले का, 4 साल दूसरे, 4 साल तीसरे, सब सदस्यों को बढ़ाओगे तो टोटल 20 साल बढ़ जाएगा। तो 105 पहले था और 20 जोड़ दोगे तो 125 वर्ष वर्तमान होगा। अब बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद, तो यहाँ पे परिवार की वर्तमान औसत भी समान है। यानी कि अगर एक सदस्य जुड़ जाता है तब भी औसत समान है। अगर एक सदस्य आप जोड़ोगे तो औसत तो आपका 21 ही रहेगा, क्योंकि समान बताया, लेकिन सदस्य अब 6 हो गया। तो 21 गुणे 6 करोगे, टोटल आयु आएगी 126। अब 125 तो पहले ही थी, अब 126 हो गई एक व्यक्ति के आने से। तो कितना बढ़ा, 1 वर्ष ही तो बढ़ा, और 1 वर्ष ही बच्चे की आयु हो जाएगी। क्वेश्चन को रिवाइज करके ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 15% और 20% की जो क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु को बेचता है,
फिर 70% का लाभ अर्जित करने में सफल रहता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है तब क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अंकित मूल्य 5,000 है, अंकित मूल्य से अगर छूट को घटा दो तो क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो कर देता हूँ। देखो 5,000 का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 5,000 का पहले तो अपन 15% की छूट देंगे। 15% का मतलब क्या, अगर मैं 15% निकाल दूंगा तो बचेगा कितना, 85% बचेगा। तो 85/100 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस। तो अंकित मूल्य का 85/100 हो जाएगा, क्योंकि 15% घटाओगे 100 में से 85 ही बटेगा। फिर 20% यानी कि 100%, ये जो इतनी वैल्यू है अपने आप में 100% की पूरे बराबर होगी। और फिर 20% फिर चला गया तो 100 में 20 फिर जाएगा तो 80/100 हो जाएगा। 80% ही बचेगा ना दोबारा, तो बराबर ये सेलिंग प्राइस आएगी यहाँ से। तो 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये जीरो कटा, 1 जीरो से ये जीरो कटा, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 गुणे 85, और 40 गुणे 85 यानी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 3400 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3400। खुद कैलकुलेट करके देखना। अब आपको सेलिंग प्राइस मिल गई। अब बोला क्या है, तो सेलिंग प्राइस यानी 3400 रुपये बेचने पे भी 70% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो 3400 रुपये अपने आप में किसके बराबर हो जाएगी, तो 3400 रुपये जो सेलिंग प्राइस है अपने आप में ये 170% के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 100% तो आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस था और इसमें से 70% लाभ प्राप्त कर रहा, तो ये अपने आप में जब बेचेगा तो 170% के बराबर हो जाएगी। तो 3400/170 करोगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और गुणे 100 कर दोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, और वही CP यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो कर दो, 0 से 0, 17 दूनी 34 यानी 20 बचा, तो 20 गुणे 100 करोगे तो 2000 आएगा। तो 2000 का क्रय मूल्य आपका था। कितने का क्रय मूल्य था, 2000 का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तरीका आपको पकड़ना होगा। ठीक है, किस तरह से कोई वैल्यू अपने आप में इतने के बराबर होती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। एक दुकानदार 25% लाभ अर्जित करता है यदि वह वस्तु को 2500 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। सेम क्वेश्चन है, आपको रिपीट किया है समझने के लिए। देखो वस्तु जो है 2500 रुपये अंकित मूल्य है, उसमें से 10% छूट दे देते हैं। ठीक है, तो अगर 2500 का 10% छूट दे दोगे तो बचेगा कितना, तो 90% बचेगा। तो 2500 का 90% ही सेलिंग प्राइस होगी। 2500 का जो 90% होगा वही सेलिंग प्राइस होगा। 2 जीरो कटे, 25 नम्मा 225, और ये जीरो, यानी 2250 आपका सेलिंग प्राइस आ गई। अब ये सेलिंग प्राइस जो है ना 25% लाभ अर्जित करता है, तो लाभ क्या होगा, सेलिंग प्राइस लाभ के बाद होती है। तो 2250 अपने आप में कितने की वैल्यू हो जाएगी, तो 100 + 125 यानी 125% की वैल्यू हो जाएगी। और 100% निकालने की बात कर रहा है, बात तो कर रहा है लाभ निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन CP निकाल लेंगे तब ना लाभ बता पाएंगे। SP से, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा के, तो CP क्या हो जाएगा, 2250 बटे, क्योंकि 2250 अपने आप में 125% की वैल्यू है, तो 2250/125, और 100% के लिए गुणे 100 करोगे, CP आ जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 55 25 जीरो, यानी 450 गुणे 4 करोगे तो CP आ जाएगा। और 450 गुणे 4 करोगे तो 1800 आएगा। कितना आएगा, 1800, यानी क्रय मूल्य 1800 है। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 2250। तो 2250 में जब 1800 घटाओगे तो 450 का ही तो लाभ हो रहा। खरीदा कितने में, 1800 में, बेचा कितने में, 2250 में, तो लाभ कितने का, 450 का। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से सभी क्वेश्चन बनाना है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, बाकी इस वीडियो के बारे में जो भी आपका सजेशन हो, वीडियो कैसा लगा, वो सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब